Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Mohammad Vezkani. I have done my MPhil in teacher education. So I welcome to all of you from my YouTube channel that is free learning for all exams. So हमने पहला वीडियो कवर किया था जिसके अंदर हमने कॉमा के डिफरेंट यूजेज पढ़े थे. तो दिस इज़ अ सेकंड वीडियो ऑफ कॉमा और इसके साथ साथ लास्ट के अंदर आप लोगों के लिए एक्सरसाइज भी है. तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. तो आज का जो टॉपिक है हमारा उसके अंदर जो हमारा सबसे पहला यूजेज है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हवाले से. क्या कहता है पहला रूल? इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इफ़ एन एडवर्ब clause is placed before the principal clause or is inserted in it, the adverbial clause is marked off by कॉमा. इसका मतलब कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेन और स्ट्रक्चर का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप काइंडली वहाँ से इसको रिव्यू कीजिए ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो. बट वो स्टूडेंट्स जो नहीं देख सकते उनको मैं एक सिंपल शॉर्ट एक उनको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. देखिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये होता है कि आपके पास दो सेंटेंस होते हैं और उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है. ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर ये डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के स्टार्ट में आएगी तो जहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज ख़त्म होगी उसके बाद आप कॉमा देंगे और उसके बाद आएगी इंडिपेंडेंट क्लॉज. बट अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट ही इंडिपेंडेंट क्लॉज से होता है और उसके बाद आप डिपेंडेंट क्लॉज दे रहे हैं तो फिर कॉमा यूज़ नहीं होता. सो होपफुली ये क्लियर होगा आपको. अब हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ. अब देखिए जो मैंने आपको बात की थी यहाँ पे ये वही चीज़ है. व्हेन ही वाज बॉर्न, जब वो पैदा हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स कैम टू सी हिम, जब वो पैदा हुआ तो एक बहुत बड़ी तादाद दोस्तों की उसको देखने आई. तो अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज. ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज. तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद वी कैन पुट अ कॉमा और ये हमारे पास क्या है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कह लें या इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लें, ये एक ही बात है. ठीक है, तो जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है जिसके अंदर व्हेन, व्हाइल, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ और ये सारे वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं. तो ये जब भी इस तरह के वर्ड से जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा तो फिर वो आपकी बन जाएगी डिपेंडेंट क्लॉज. तो डिपेंडेंट क्लॉज मतलब बिना, डिपेंडेंट क्लॉज इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना इसकी कोई मीनिंग नहीं है. व्हेन ही वाज बॉर्न, जब वो पैदा हुआ तो फिर क्या हुआ, मतलब इस वजह से इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद वी कैन ऑलवेज पुट अ कॉमा. Now we can move towards the next sentence and that is where the culprit is hiding himself we do not know. मतलब उन्होंने अपने आप को कहाँ पे छुपाया हमें नहीं पता था. किसने? कल्प्रेट ने. तो अब यहाँ पे देखें वेयर आ गया. वेयर क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और ये हमारे पास कल्प्रेट जो है सब्जेक्ट है, हिडिंग जो है वो वर्ब है. उसके बाद फिर आगे चलते हैं. वी फिर सब्जेक्ट है और उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है. दो क्लॉजेज हो गए. अब ये वेयर जिस सब्जेक्ट और वर्ब से पहले आएगा तो ये उसको बना देगा डिपेंडेंट क्लॉज. क्या बना देगा? डिपेंडेंट क्लॉज. और डिपेंडेंट क्लॉज के बाद हम हमेशा कॉमा देते हैं क्योंकि वी डू नॉट नो क्या है. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और प्रिंसिपल क्लॉज है. इंडिपेंडेंट क्लॉज का आपको कैसे पता चलेगा? आप सारी चीज़ों को अलग करके सिर्फ आप इसको पढ़ के अलग से देखेंगे ना तो आपको मीनिंग मिल रही होगी. तो जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसकी निशानी ही ये होती है कि वो अकेली भी हो तो आपको मीनिंग पूरी देती है. वी डू नॉट नो कंप्लीट मीनिंग है. बट अगर आप इसको अलग करके पढ़ेंगे वेयर द कल्प्रेट इज़ हाइडिंग हिमसेल्फ, तो जहाँ पे जो कल्प्रेट है उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ था, आपको पता है नहीं पता, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो ये डिपेंडेंट है. तो इस वजह से हम इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. अच्छा जी, अब देखें. आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई ओपनड द डोर टू सी माई ओल्ड फ्रेंड वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी. मैं क्या हुआ? सरप्राइज हुआ. कब? व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने क्या खोला? डोर खोला. तो अब यहाँ पे देखें ये आपको नाउन अपोजिशन की तरह का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा बट ये नाउन अपोजिशन नहीं है. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. नाउन अपोजिशन का मतलब होता है जब सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आप दो कॉमास दें और इधर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एक्स्ट्रा
दैट इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे नाउन अपोजिशन यूज़ नहीं हो रही। अब ये एक पूरा सेंटेंस है, उसके बाद ये एक दूसरा सेंटेंस है और ये एक तीसरा सेंटेंस है। मतलब इसके अंदर आप कैसे कह लें क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, ठीक है, सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पे देखें व्हेन आया, व्हेन आई ओपन द डोर, तो उसके बाद भी कॉमा आया और उससे पहला भी कॉमा आया। अब अगर ये सेंटेंस आपका शुरू हो इस तरह, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कॉमा आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बट इसके बाद भी एक सेंटेंस है, तो इस वजह से यहाँ पे दोनों तरफ कॉमा आया है। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये सेंटेंस ना हो ना आप, तो फिर ये कॉमा गलत है। आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई ओपन द डोर, ठीक है। बट अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह लिखें, ये यहाँ पे इसको मिटा दें, व्हेन आई ओपन द डोर कॉमा आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, तो यहाँ पे कॉमा फिर आना है। तो whenever the complex sentence is start from the dependent clause, then we can always put a comma after the dependent clause. But if the complex sentence start from independent clause, then we cannot put the comma. Or if the dependent clause is dependent clause comes between the independent clauses, then we can put comma in the end or at the start or in the end of the sentence. तो ये आपने चीज़ अपने जहन में लाजमी तौर पर बिठानी है। आगे चलते हैं जी अगले यूजेज की तरफ। अ वर्ड और फ्रेज इफेटिकली रिपीटेड इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। मतलब जब आप किसी चीज़ के ऊपर जोर दे रहे होते हैं तो उसके ऊपर आप क्या करते हैं, वहाँ पे कॉमा देते हैं। जैसे वैरिली वैरिली आई से ऑन टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे वैरिली क्या है, मतलब एक आप एहसास दिला रहे हैं, एक जोर दिया जा रहा है इस बात के ऊपर, तो इस वजह से आपने यहाँ पे क्या देना है, कॉमा देना है। जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आप वहाँ पे कॉमा देंगे। आगे जी हमारे पास जो इसका अगला यूजेज है वो है बिटवीन डिफरेंट वर्ड्स इन अ लिस्ट और सीरीज़। मतलब डिफरेंट वर्ड्स होंगे, मतलब डिफरेंट वर्ड्स की लिस्ट होगी या सीरीज़ होगी, तो वहाँ पे भी आप कॉमास देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, विल लिव, एडमायरेशन, फैथ एंड होप, ठीक है। विल लिव, एडमायरेशन, फैथ एंड होप, तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें, ठीक है, एडमायरेशन, फैथ और होप। तो लास्ट वाली के दरमियान तो आपने जी दे दिया एंड, बट उससे पहले आपने क्या दिया, कॉमा, ठीक है। आगे चलते हैं। शी वॉज गुड, वाइज एंड ब्यूटिफुल। तो देर आर 3 क्वालिटीज़ ऑफ अ फेमिनिन, दैट इज शी, और उसके आप देखें हर क्वालिटी के बाद वी कैन पुट अ कॉमा। अच्छा जी आगे चलते हैं। हमारे पास 17th जो है यूजेज ऑफ कॉमा आफ्टर ईच प्रीपोजिशन व्हेन देर आर 2 प्रीपोजिशंस टू 1 ऑब्जेक्ट। हर एक प्रीपोजिशंस के बाद आप कॉमा यूज़ करेंगे व्हेन देर आर 2 प्रीपोजिशंस टू 1 ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट के साथ 2 प्रीपोजिशंस यूज़ हो रहे होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे। द कार इज सुपीरियर टू एंड चीपर देन द वन आई सा येस्टरडे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आई है, द वन आई सा येस्टरडे। अब यहाँ पे देखें, दिस कार इज सुपीरियर टू एंड चीपर देन, ये मतलब अच्छी है, बेहतरीन है, और बट उससे क्या है, कम है, ठीक है, चीपर है। किससे, जो मैंने कल देखी थी। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, ठीक है, बट इसके साथ जो प्रीपोजिशंस है वो 2 इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये सेम है, यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे इसके साथ प्रीपोजिशन 2 इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कार सब्जेक्ट एक है, उसके बाद ये उससे बेहतरीन है, बट उससे क्या है, हल्की है, जो हमने कल देखी थी। तो इस तरह जब आपके पास ऑब्जेक्ट सेम होगा बट उसके साथ प्रीपोजिशंस 2 इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो उसके बाद हर प्रीपोजिशन के बाद आपने क्या देना है, आपने कॉमा देना है। When a number of adjectives qualify the same word without being joined by a conjunction, the adjectives are separated by comma, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, when a number of adjectives qualify the same word, जब आपके पास ज़्यादा adjectives हों और वो same word के साथ qualify कर रहे हों without being joined by a conjunction, ठीक है, और वो ज्वाइन भी हो रहे हों किसके, बिना कंजक्शन के, द एडजेक्टिव्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो फिर मतलब जब कंजक्शन यूज़ नहीं होगा तो फिर कॉमा यूज़ होगा। ही हैड अ लॉन्ग लीन ब्रॉन्ज्ड फेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें
ऊपर हम एंड इस्तेमाल कर रहे थे, बट यहाँ पे कोई एंड इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, ही हैड अ लॉन्ग लीन ब्राउन्स्ड, लीन और ब्राउन्स्ड के दरमियान हम एंड लगा सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम एंड नहीं लगाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम कॉमा यूज़ करेंगे, जो कि ये एग्जाम्पल हमारी ऊपर भी लिखी हुई है। अच्छा जी, 19 यूसेज की तरफ चलते हैं। कॉमा इज इंसर्टेड बिटवीन प्रिंसिपल क्लॉज एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। ये वही सेंटेंस है हमारे पास, ये कंडीशनल सेंटेंस भी लिखा हुआ है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप क्या होंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो ये इफ़ क्या है हमारे पास, फिर सिंपल सी बात है कि इफ़ हमारे पास सब आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है और यहाँ पे जो आपका कंजक्शन यूज़ हो रहा है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ हो रहा है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ होगा तो आपकी पहली क्लॉज कौन सी बन जाएगी, डिपेंडेंट क्लॉज। पहली क्लॉज कौन सी बन जाएगी, डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज के बाद जब इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगी तो उससे पहले आपने कॉमा देना होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ही एज ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन ही कैन पास, जैसा कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है, एक ताकतवर शख्स है, तो वो क्या करेगा, पास कर जाएगा। तो एज, यहाँ पे एज भी आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये जिसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ होते हैं वो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज बन जाती है। तो ये सारी डिपेंडेंट क्लॉज हैं और डिपेंडेंट क्लॉज के बाद आपने हमेशा कॉमा देना होता है। व्हेन द पियोन रीच द कॉलेज ही रिंग्स द बेल, जब जी पियोन कहाँ पहुँचा, कॉलेज पहुँचा, तो उसने क्या किया, घंटी बजाई। तो अब अगर आप इसको अलग करके पढ़ के देख ले, व्हेन द पियोन रीच द कॉलेज, तो ये क्या है, आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। फिर क्या किया भाई, फिर हुआ ही रिंग्स द बेल, उसने घंटी बजाई। बिकॉज ही इज़ एन ओल्ड मैन ही कैन नॉट डू टफ़ जॉब्स, क्योंकि वो बूढ़ा शख्स है तो वो टफ़ जॉब्स नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे ये भी हमारी डिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा है। तो ये सारी जो एक्सप्लेनेशंस मैं आपको दे रहा हूँ, अब लास्ट के अंदर हमारे पास जो है एक एक्सरसाइज होगी, उसके अंदर आपको मैं 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व भी करवाऊँगा और आपने ये सारे जो भी रूल्स हैं ये आपने रिकॉल करने हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको तब से बता रहा था उस तरह की एक एग्जाम्पल भी आ गई है कि अब यहाँ पे आपने देखना है कि यू विल पास। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट ऑप्शन क्या है जी, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप कैसे पढ़ेंगे, आप इसको अलग करके पढ़ के देख लें। यू विल पास, आप पास कर जाओगे, तो सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, तो मैंने आपको बताया था ना, अगर आपका सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज से शुरू होता है देन यू कैन नॉट पुट द कॉमा आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट इफ द सेंटेंस इज स्टार्ट और स्टार्ट्स फ्रॉम द डिपेंडेंट क्लॉज देन वी कैन पुट अ कॉमा। अब ये देखें, ये सेम ही सेंटेंस है, यहाँ पे हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज से, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज से, तो इस वजह से इसके बाद कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी 20 की तरफ। 20 जो हमारा 20th यूजेज है, टू सेपरेट इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। तो इंट्रोडक्टरी जो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एडवर्बल कंजक्शंस भी कहते हैं, उनके बाद जो हमारा कॉमा है वो हमने लाजमी तौर पे देना है। तो श्योरली ही विल विन, लाजमी तौर पे वो जीतेगा। तो श्योरली एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है और एडवर्बल कंजक्शन भी है, तो दैट्स व्हाई वी कैन पुट अ कॉमा। असलम वॉज नॉट सिंसियर टू अस, देयरफॉर हमारे पास देखें वर्ड आया है, इंट्रोडक्टरी वर्ब है कि असलम वॉज नॉट सिंसियर टू अस, असलम जो है उनके साथ सिंसियर नहीं है, देयरफॉर ही डिड नॉट हेल्प अस, तो इस वजह से वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, आपके पास एडवर्बल कंजक्शन है, तो दैट्स व्हाई वी कैन पुट अ कॉमा। अच्छा जी, उसके बाद फॉलोइंग आर सम इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। अब ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, अब आपने ये याद करने हैं कि ये जहाँ पे भी आएंगे आपने इनके बाद कॉमा देना है। अगर आप रीडिंग, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग है और आप रीडिंग्स करते हैं तो आपने अक्सर इन वर्ड्स के बाद कॉमा देखा होगा। देयरफॉर है, हाउएवर है, एक्चुअली है, बाय द वे, सो, फॉर इंस्टेंस, ऑन द कंट्री, सर्टेनली, ऑन होल, फर्दरमोर अक्सर यूज़ होता है, anyhow, fortunately, surely, consequently, finally, at last, and accordingly. So we can put
द कॉमा आफ्टर ऑल दीज इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। ये नीचे भी काफ़ी लिखे हुए, इन स्पाइट ऑफ, नेवरथिलेस, मोर ओवर, उसके बाद है वेल इंडीड, नो डाउट, दस। तो ये सारे वर्ड्स जो है आपने याद करने हैं। अगर आप एक दफ़ा इनको याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इन सब के बाद कॉमा देना है। तो ये रीडिंग से ही पॉसिबल होने हैं। आगे चलते हैं जी 21st यूजेज की तरफ। टू सेपरेट डेट एंड ईयर, टू सेपरेट डेट एंड ईयर, ये बड़ी काम का पॉइंट है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि कहाँ पे हमने कॉमा देना होता है। कुछ जगह होती हैं जहाँ पे कॉमा देना होता है और कुछ जगह होती हैं जहाँ पे कॉमा नहीं देना होता। अब इस सिचुएशन को गौर से देखें। अगर तो हमें क्या बता रहा है जी, डेट बता रहा है, तो ये डेट है, उसके बाद एक ईयर, ठीक है, मंथ आया पहले। अक्सर आप लोग देखते हैं कि जो अगर आप फॉरेन बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें पहले मंथ दिया हुआ होता है और उसके बाद फिर डेट होती है, पर हमारे पास इसका फॉर्मेट क्या है कि हम पहले डेट देते हैं, फिर हमारा मंथ होता है और एट द एंड हम ईयर देते हैं। बट अगर आपके पास पहले मंथ आ जाए और उसके बाद आपके पास डेट आए, तो डेट और ईयर को सेपरेट करने के लिए वी कैन यूज़ कॉमा। इसी तरह ही आई मेट हर ऑन 10th अप्रैल 2007, तो डेट और ईयर को सेपरेट करने के लिए हम हमेशा कॉमा देंगे। बट कहाँ पे नहीं देंगे? जब जी हमारे पास डेट ना आए बल्कि हम मंथ की बात करें, मंथ और डेट ना आए, तो ऐसा नहीं है, मंथ और डेट को हम सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करेंगे। सो आई मेट हर इन अप्रैल 2015, मतलब 2015। इसी तरह ही अगला सेंटेंस देखिए। अगर यहाँ पे दो डेट्स आएंगी, अब यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे हमारे पास ईयर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ईयर नहीं है, ऊपर था डेट और ईयर, दोनों अगर एक साथ होंगे तो फिर हम उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा देंगे। बट अगर कहीं मंथ और ईयर साथ हैं तब भी कॉमा नहीं आएगी, और कहीं पे डेट और मंथ साथ है तो तब भी कॉमा नहीं आएगा। शी वॉज बॉर्न ऑन December 27th। ठीक है, आगे चलते हैं। इन लेटर्स एंड एप्लीकेशंस कॉमा इज़ यूज्ड। ठीक है, लेटर्स और एप्लीकेशंस के अंदर कॉमा यूज़ होती है। आपको पता है जो इंट्रोडक्टरी आपका वर्ड्स होता है वहाँ पे माय डियर सर, रिस्पेक्टेबल सर, ठीक है, डियर सर, वहाँ पे आपने लाजमी तौर पे कॉमा देना होता है एप्लीकेशंस के ऊपर। और उसके बाद योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, योर श्योरली, ये भी वहाँ पे भी आप लोग कॉमास देते हैं लाजमी तौर पे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, योर्स ट्रूली, अक्सर हम लोग योर्स को इस तरह लिखते हैं, ठीक है, योर्स ट्रूली। तो ये योर्स ट्रूली बिल्कुल गलत है, ये ग्रामर के अंदर है ही नहीं इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये वाला जो योर्स है ये ग्रामर में नहीं है, ठीक है, ये वाला योर्स। और इसी तरह ही ये जो इट्स है, ये इट्स, इसका मतलब इट्स नहीं है, इसका मतलब इट इज़ है। और इसी तरह ही और भी वर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे ये मैं लिखता हूँ आवर्स, आवर्स या पास्ट ऑफ ही देखे, ये ग्रामर का हिस्सा ही नहीं है। इन सारी इंटरेस्टिंग जो जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनको क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर मेरा एक वीडियो है जो कि पर्सनल प्रोनाउन के नाम से है, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। योर्स फेथफुली एंड योर अफेक्शनेटली, तो इन सब के बाद हमने एप्लीकेशन और लेटर्स के अंदर क्या करना होता है, हमने कॉमा देना होता है। टू सेपरेट टैग क्वेश्चंस फ्रॉम सेंटेंस, टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो सेंटेंस के अंदर ही पूछे जाएं। शी इज़ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, क्या वो नहीं है, तो इसे कहते हैं टैग क्वेश्चन। तो जब भी यू आर टॉकिंग अबाउट द टैग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस देन यू कैन पुट अ कॉमा, ठीक है। इसी तरह ही यू आर अनवर, राइट, आप अनवर हैं, क्या मैं सही हूँ, अक्सर पूछते हैं ना, तो यहाँ पे भी इसी तरह ही जो टैग क्वेश्चन है उसके बाद आपने क्या देना है, कॉमा देना है। आगे चलते हैं। टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम रिपोर्टिंग स्पीच, जब भी जी हम डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को सेपरेट करते हैं तो वहाँ पे हम कॉमा यूज़ करते हैं। देखें, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ही सैड, इंशाल्लाह ताला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो ही सैड असल में क्या है हमारे पास, ही सैड हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है, रिपोर्टिंग। स्टूडेंट्स इसको रिपोर्टेड स्पीच समझते हैं। वो वर्ड जो स्पीकर था उसके
एज इट इज़, एज जो वर्ड्स होते हैं वो जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं तो ये होती है डायरेक्टेड स्पीच। डायरेक्टेड स्पीच का मतलब जो बात कह दी गई, ये तो अभी कह रहा है ना, तो जब भी हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के साथ जब हम सेपरेट करेंगे तो उसके बाद हम हमेशा कॉमा देंगे, और जब हम इसको इनडायरेक्ट में करते हैं तो यही जो कॉमा है हमारा दैट के अंदर यूज़ होता है काफ़ी सिचुएशंस के अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टू एड्रेस समवन, ठीक है, टू एड्रेस समवन है, ठीक है, असल में किसी को बुलाया जाता है तो फिर आप कॉमा यूज़ करते हैं। असलम, बी अटेंटिव बोलते हैं, असलम ख्याल से, अली आराम से, तो यहाँ पे असलम बी केयरफुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप अगले को पहले मुखातिब कर रहे हैं, मुखातिब करने के बाद फिर आप अपना मैसेज दे रहे हैं। तो जी अब आ चुका है आप लोगों का प्रैक्टिस टाइम। तो काइंडली ये मैंने 10 जो हैं आपके लिए सेंटेंस लिखे हैं ताकि जो भी हमने 2 वीडियोस देखे हैं आपको पता चल सके कि हाउ मच यू लर्न। अब आपने वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करने के बाद आपने इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद फिर आपने वीडियो को स्टार्ट करना है ताकि फिर आपको पता चल सके कि कहाँ पे आपने मिस्टेक्स की हैं और आपने कितना सीखा है। तो मैं आपको बता दूं, जो एक अच्छा स्कोर है वो अच्छा स्कोर आपका बनेगा बिल्कुल कहाँ पे जी, आगे चलते हैं जी, आपका अच्छा स्कोर जो बनेगा वो कम से कम 7 से ऊपर हो, ठीक है। 7 अगर आपके आते हैं तो फिर आपने बहुत कुछ सीखा है, बट 8 और 9 या 10 आते हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो कम से कम आपने 7 जो हैं सेंटेंस वो आपने बिल्कुल सही करने। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद रीस्टार्ट कीजिए जी। तो हम आगे चलते हैं, हमारे पास अब सॉल्यूशंस आ चुकी हैं और आप लोगों ने चेक करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए नंबर 1 देखते हैं। अरशद इज़ अ रेगुलर, हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल एंड रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, सीरीज़ आ रही हैं, एडजेक्टिव्स बहुत सारे आ रहे हैं और एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए वी कैन यूज़ अ कॉमा। तो यहाँ पे ये यूजेज हो रहा है। आगे चलते हैं। As Ali is a good student, as Ali is a good student, all like him, ठीक है। अली क्या है, एक अच्छा स्टूडेंट, तो इस वजह से क्या है, सारे उसको पसंद करते हैं, सारे क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे देखें ये एज, ये क्या है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद वी कैन ऑलवेज पुट अ कॉमा, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आगे चलते हैं। टू पास द एग्जामिनेशन ही स्टडीज़ टिल लेट एट नाइट। जब वो ये हमारे पास एक किस्म का फ्रेज़ आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेज़ जब शुरू में आता है, जब सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है तो उसके बाद हम हमेशा कॉमा देते हैं। जब वो जी एग्ज़ाम पास कर जाएगा तो फिर क्या करेगा, ही स्टडीज़ टिल लेट एट नाइट, तो वो क्या करेगा, लेट रात तक क्या करेगा, पढ़ेगा। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ट्रूली स्पीकिंग ही इज़ अ वंडरफुल एथलीट। मैं अगर आपसे सच्चाई कहूँ तो वो क्या है, एक बेहतरीन किस्म का क्या है, एथलीट है। तो ट्रूली स्पीकिंग ये क्या है, हमारा एडवर्बल फ्रेजेस हैं। तो इसके एडवर्बल फ्रेजेस के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, कॉमा देते हैं। डियर अली यू आर रियली अ गुड बॉय, हमने पढ़ा था डियर अली के बाद या इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं जो हमने फैथफुली, डियर अली, डियर मैडम, इनके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा कॉमा देते हैं। और अगर यही बात आप देखें कि अगर आप किसी को मुखातिब करते हैं, एक मुखातिब होता है जब आप किसी को ख़तरे के तौर पे करते हैं, एक होता है बड़े आप जब आप नरम लहजे से करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला यूजेज भी लगता है जब आप किसी को मुखातिब करते हैं, मुखातिब करने के बाद फिर आप उससे बात करते हैं। तो जी आगे चलते हैं। अगला हमारे पास जो सेंटेंस है वो कह रहा है यू आर बिज़ी आर नॉट यू, क्या आप बिज़ी हो, क्या नहीं हो, ठीक है। वही टैग क्वेश्चन। तो टैग क्वेश्चन के बाद हमने हमेशा क्या देना है, कॉमा देना है। कादिर द ओनली फैट बॉय इन आवर क्लास इज़ माई फ्रेंड। तो जी ये कौन सा यूजेज है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, कादिर के बाद भी कॉमा आएगा, वर्ब के बाद भी कॉमा आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान नाउन अपोजिशन आता है और ये बिल्कुल नाउन अपोजिशन है, दैट्स वाई वी पुट अ कॉमा, वी पुट कॉमास। अच्छा जी 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्या कह रहा है, शी सैड
शी विल ईट पिज़्ज़ा, केक, बिस्किट एंड ब्रेड। अब यहाँ पे दो यूजेज हो रहे हैं कॉमा के। नंबर 1 रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो ये है हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद है ये हमारे पास सारी क्या रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है हमारे पास सीरीज ऑफ लिस्ट है। सीरीज ऑफ लिस्ट है किसकी? नाउन की। उसने क्या खाया? पिज़्ज़ा खाया, कॉमा, फिर केक खाया, कॉमा, फिर बिस्किट एंड ब्रेड। तो यहाँ पे हमने इस वजह से कॉमा दिया, यहाँ पे दो यूजेज हुए हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शी वॉज बॉर्न ऑन 5 जून 1966। तो हमने जो यूजेज पढ़ा था कि जब भी डेट और ईयर आएगा तो उसको सेपरेट हम हमेशा कॉमा से करेंगे, और इस वजह से हमने कॉमा यहाँ पे दी है। एंटरिंग द क्लासरूम ही हेडेड टूवर्ड्स द एम्प्टी चेयर। वो जैसे ही क्लास में दाखिल हुआ वो किस तरफ बढ़ा? जो खाली चेयर थी। तो ये हमारे पास फ्रेज़ है, जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुआ। तो फ्रेजेस के बाद हम हमेशा क्या करते हैं जी? कॉमा देते हैं। सो होपफुली यू हैव लर्नड अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, जैसा कि वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज़।